नाम पे मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या फुसफुस यानी लंग्स होता है, जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। इसीलिए इसे फुसफुसीय श्वसन भी कहते हैं। फिर से रिपीट कर लो। मनुष्य का श्वसन तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? फेफड़ा। फेफड़ा को ही लंग्स कहा जाता है। यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रश्न अगर ये आ जाए कि फुसफुसीय श्वसन से क्या तात्पर्य है, तो ये भी क्या है? एक श्वसन तंत्र है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, मतलब ऐसा पार्ट जो हमको सांस लेने में मदद करता है, वो सब आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत। ओके, जिसमें क्या सब है? नासा मार्ग, ग्रसनी लैरिक्स या स्वर यंत्र, ट्रेकिया, ब्रोकाई, ब्रोक्यूल्स तथा फेफड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट फेफड़ा है, पर यह कहना गलत होगा क्योंकि हर पार्ट जरूरी है सांस के लिए, ठीक ना। पहला हमारा दिया गया है नासा मार्ग, नासल फेस। इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है। यह श्वसन नाल के द्वारा का भी कार्य करता है, श्वसन नाल के द्वार का भी काम करता है, मतलब इसी के थ्रू क्या होता है? हवा अंदर जाता है। इसके भीतर की गुहा म्यूकस कला में स्थित होती है। यह लगभग आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित होता है। जो नाक से पानी निकलता है ना, म्यूकस कहलाता है वो एक दिन में आधा लीटर निकलता है। यह स्तर धूल के कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। आप लोग देखते हो किसी किसी को साइनस का प्रॉब्लम है, मतलब धूल में जाता है ना, उसको छींक आना शुरू हो जाता है। हमको भी हो जाता है कभी कभी। तो उसमें क्या होता है ना कि ये म्यूकस कम निकलता है, जिसको तो कम निकलने से क्या होता है कि धूप, जैसे हम धूल में जाएंगे तो वो उस म्यूकस में नहीं चिपकेगा, वो मेरे शरीर के अंदर चला गया और अंदर जाएगा तो क्या होगा? वो छींक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिसमें म्यूकस आधा लीटर प्रतिदिन निकल रहा है, तो उसमें क्या होगा? वहां पे वो चिपक जाता है और वो शरीर के अंदर नहीं जा पाता है। ओके, यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बरकरार रखता है। कौन? म्यूकस। इस सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं, ठीक ना। यहां से 1.5 लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करता है। यह स्तर धूल के कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर रखता है, मतलब शरीर के टेम्परेचर को भी क्या करता है? ये मेंटेन करता है। ग्रहसनी मतलब फेरोनक्स, यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है, ग्रहसनी। आगे लिरिक्स या स्वर यंत्र मीन्स लिरेनेक्स और वॉइस बॉक्स। श्वसन मार्ग का यह भाग जो ग्रसनी को ट्रोकिया से जोड़ता है, लिरिक्स या स्वर यंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना है। लिरिक्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे इपिग्लॉटिस कहते हैं। जब कुछ भी निकलना होता है तो यह ग्लाटिस द्वार बंद हो जाता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं करता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा फोटो देखे होंगे इस टाइप का, मतलब ये मुंह वाला पार्ट हुआ और ये नाक वाला पार्ट हुआ, तो वो यहाँ पे लगा होता है। जैसे कि सांस अंदर चला गया ना, तो यहाँ पे वो बंद हो जाता है, भालू की तरह बंद हो जाता है कि खाना जो है नाक में नहीं आए। ओके, तो यही काम करता है ये लिरिक्स या स्वर यंत्र। सॉरी। आगे ट्रेकिया, यह वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। ट्रोकिया के दोनों मुख्य प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोकियोल कहते हैं। दायां ब्रोकियोल 3 शाखाओं में बंटकर दाईं ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। बायां ब्रोकियोल केवल 2 शाखाओं में बंटकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। आगे आपका फेफड़ा है, काफी इंपॉर्टेंट, लंग्स। वक्ष गुहा में एक जोड़ा फेफड़ा होता है, यानी 2 फेफड़ा होता है। इसका रंग लाल होता है और इसकी रचना स्पंज के समान होती है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है? तो दायां फेफड़ा क्या होता है? बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे फ्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर से रिपीट कर लो इसको। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? हम फ्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े में रुधिर कोशिका का जाल बिछा होता है, जहां पर ऑक्सीजन रुधिर में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बाहर निकल जाता है। प्रश्न आपसे यह आ सकता है कि ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? तो फेफड़ा में मिलता है, लंग्स में मिलता है। ओके, श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बाह्य श्वसन,
दूसरा है गैसों का परिवहन, तीसरा आंतरिक श्वसन और चौथा है कोशिकीय श्वसन। तो पहला पढ़ते हैं बाह्य श्वसन मतलब एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। यह निम्न दो पदों में विभक्त होता है। पहला है श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय। श्वासोच्छ्वास क्या होता है मतलब ब्रीथिंग। फेफड़े में निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब सिंपल जब हम लोग सांस लेते हैं, हवा लिए और हवा छोड़े, वो आता है श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत। इसकी क्रिया विधि क्या सब है। पहला इसमें निश्वासन मतलब इंस्पिरेशन मतलब सांस को लेना। इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करता है जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े में एक निम्न दाब का निर्माण होता है जिससे वायु वातावरण से फेफड़े में प्रवेश करती है। यह हवा तब तक प्रवेश करती है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतरी दाब के बराबर ना हो जाए, तब तक वो क्या होगा, हवा अंदर जाएगा। एक फिक्स ड्यूरेशन होता है। दूसरा है एक्सप्रेशन मतलब जब हम हवा छोड़ते हैं बाहर, ठीक ना। इसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है। इस पथ से वो फेफड़े में मतलब जिस पथ से वो फेफड़े में प्रवेश करती है। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि एक्सप्रेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड काम करता है, ओके। और एक्सप्रेशन जो था, ये इंस्पिरेशन जो था, इसमें ऑक्सीजन का काम होता है क्योंकि हम लोग लेते तो ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पे प्रश्न ये आ जाता है कि इंस्पिरेशन में कौन सा गैस प्रमुख घटक है, तो उसमें आपको ऑक्सीजन पे टिक करना होता है। आगे दिया गया श्वसन में जो वायु का संगठन होता है वो क्या होता है। जब हम वायु अंदर लेते हैं तो देखो जितना मतलब एटमॉस्फेयर में जो जितना गैस है ना उतना ही हम लोग लेते हैं। जैसे 78% है ऑक्सीजन नाइट्रोजन वायुमंडल में, 21% है वायुमंडल में और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में इतना ही है ना। तो हम लोग जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन नहीं लेते, पूरा हवा को लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा हवा उसी फॉर्म में उसी रेशियो में आएगा। बाहर जो निकाला जाता है इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड 4% होता है। इसको आपको सही से याद करना पड़ेगा। हमारा शरीर ऑक्सीजन का कितना परसेंट यूज करता है, 4%। ये सब पूछा जाता है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा कि मतलब हमारा शरीर जैसे 100% लिया और बाहर कितना निकालता है तो 94%, 4% का हम लोग मेनली यूज करते हैं, ओके। बाहर निकाली गई वायु में नाइट्रोजन 78% निकल जाता है जितना हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन 17% निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। ये थोड़ा डाटा याद रखना, पूछा जाता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का नहीं पूछा जाता। नोट में दिया गया है सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, 400 ml। गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। यह गैसीय विनिमय घुली अवस्था में या विसरण प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। इन दोनों गैसों का विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। दूसरा दिया गया गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन, गैसों का जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से शरीर की कोशिका तक पहुंचाना एवं पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो ब्लड के थ्रू जाता आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैसों का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है, तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, परिवहन का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिका से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिका से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा 10 से 20% तक ही हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से होता है, जैसे कि प्लाज्मा में घुलकर बाइकार्बोनेट के रूप में। तो पहला है प्लाज्मा में घुलकर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। इस रूप में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। आगे है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। बाइकार्बोनेट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग परिवहन होता है। यह रुधिर के पोटासियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। आगे आपका है आंतरिक शोषण। मैं जहाँ बैठता हूँ ना, इसके बगल के पीछे मतलब एक विंडो के पास बहुत सारा पक्षी आके बैठ जाता है। कभी मैं फोटो शेयर करूंगा इस पे टेलीग्राम क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब पे ही कम्युनिटी में डालूंगा। बहुत सारा पक्षी आ जाता है, हल्ला करते रहता है यहाँ पे।
तीसरा है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन, शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव के बीच गैसीय विनिमय होता है, इसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। फिर से रिपीट करो, आंतरिक श्वसन क्या होता है? शरीर के अंदर, नाम से क्लियर है, शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव के बीच जो गैसीय विनिमय होता है उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। सॉरी। अब नोट में दिया गया है फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। फेफड़ों में होने वाले गैस विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें जब रुधिर कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त होता है और खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। इससे क्या होता है? ऊर्जा विमुक्त होता है। याद रखिएगा, प्रश्न अभी कुछ दिन पहले जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उससे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होता है? ऑप्शन आपको काफी खतरनाक देगा, फोटोसिंथेसिस, श्वसन, या फिर और कुछ ऐसे दे देगा। तो आपको श्वसन पे टिक करना है, गलती से भी फोटोसिंथेसिस पे नहीं टिक करना। उसमें भी आपको ऊर्जा मिलता है पर ये आपका सही होता है, श्वसन। ओके, याद रखना। आगे कोशिकीय श्वसन, खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अनॉक्सी श्वसन, एनॉक्सी श्वसन। जो एनॉक्सी होगा, एक होगा ऑक्सी, ठीक ना। तो पहला है एनॉक्सी, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम कहते हैं अनॉक्सी श्वसन। मतलब जो हमारे शरीर के अंदर होता है, भोजन सबसे होता है, जिसमें कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशी में लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया और ईस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। इसे शर्करा किण्वन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। देखो, एनॉक्सी है ना, मतलब ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा होगा ऑक्सी, जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। जो लोग बाहर से सांस लेते हैं वो हो जाएगा ऑक्सी, और हम लोग जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज जो होता है लैक्टिक एसिड से बनाता है, वो क्या होता है? एनॉक्सी होता है। आगे अनॉक्सी श्वसन के अंत में पैरोविक एसिड बनता है। पैरोविक एसिड किसमें बनता है? तो अनॉक्सी श्वसन के अंत में। अनॉक्सी श्वसन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित उत्तकों में अंकुरित होते हुए बीजों में एवं फलों में थोड़े समय के लिए होता है, परंतु यीस्ट एवं परमाणु में यह प्रायः होता रहता है। आगे बी में दिया गया ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पिरेशन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रो मतलब पानी बनता है तथा काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है फार्मूला, ये आपका फोटोसिंथेसिस का फार्मूला है। C6H12O6 मतलब ये क्या उसको कहते हैं? ग्लूकोज है, प्लस इसमें 6O2 मिला है, तो ये क्या बना है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 2830 kg मतलब कैलोरी ऊर्जा जो है वो दिया। कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला इसमें है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इसका अध्ययन सर्वप्रथम एम्बडेन मेयरहॉफ पार्सन ने किया, इसीलिए इसे EMP कहा जाता है। EMP क्योंकि इसे खोजकर्ता कौन है? एम्बडेन मेयरहॉफ पार्सन। इसको ऑक्सीकरण या इसको अनॉक्सी श्वसन या शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। अनॉक्सी मतलब बिना ऑक्सीजन का। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होता है। यह अवस्था ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित रहती है। कौन सा? ये EMP पथ वाला, ठीक ना। एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप पैरोविक एसिड के दो अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को आरंभ करने में दो अणु ATP व्यय करता है। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ATP का फुल फॉर्म। किंतु प्रक्रिया के अंत में 4 अणु ATP प्राप्त करते हैं। अतः ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप 2 अणु ATP प्राप्त करते हैं, अर्थात 1600 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब 2 अणु, एक अणु होता है 800 कैलोरी का, तो 1600 कैलोरी। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अतः इस प्रक्रिया को अनॉक्सी श्वसन एवं ऑक्सी श्वसन में एक समान होता है। कौन सा? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं जो NAD को
टू NADH2O में बदलने का काम करता है। आगे क्रेब्स चक्र, काफी इंपॉर्टेंट है क्रेब्स चक्र। इसका वर्णन हैंस क्रैब ने सन 1937 में किया था, 1937। इसको साइट्रिक एसिड चक्र या ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम में उपस्थिति में ही संपन्न होता है। कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एडीपी के दो अणु एटीपी के दो अणु बनते हैं। इस चक्र में हाइड्रोजन के दो दो परमाणु 5 बार मुक्त होते हैं। पूरे चक्र 2 अणु पैराविक एसिड के होते हैं, अतः कुल 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे शरीर में अधिकतम एटीपी का निर्माण किससे होता है? तो क्रेब्स चक्र के दौरान ही होता है। आगे ऊर्जा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। पैराविक एसिड के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु 5 अणु NADH का होता है और एक अणु FADH2 का बनता है। NADH के एक अणु से 3 अणु एटीपी में व FADH के एक अणु से एटीपी में 2 अणु प्राप्त करता है। इस प्रकार पैराविक एसिड से ये ऊपर वाला 1 प्लस हो गया और इस दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर प्लस 3 गुने 2, मतलब जैसे यहाँ पे एक अणु है ना इसका, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से इसका तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, 5 से, ऐसे किया जा रहा है, ठीक ना। और FADH2 ये 2 है तो इसका एक अणु ऐसे किया है, इसका 2 कितना हो गया? 18 हो गया। ये एटीपी बनता है। ग्लूकोज के एक अणु से 2 पैरुविक अम्ल के अणु बनते हैं जिसमें 36 अणु एटीपी प्राप्त होता है। यह आपको याद रखना है, फाइनली 36 एटीपी होता है, फिर इसमें 2 एटीपी आता है और टोटल कितना होता है? 38 एटीपी रहता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी 2 एटीपी अणु का लाभ होता है, अतः ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन में कुल कितना होता है? 2 + 36 38 एटीपी अणु प्राप्त होता है। आपको देखो फाइनली ये भी याद रखोगे ना तो आपका काम निकल जाएगा कि ग्लूकोज का एक अणु इसमें आ जाता है, मतलब दो अणु एटीपी का इसमें जुड़ जाता है और टोटल कितना है? 38 अणु, यानी 38 एटीपी अणु प्राप्त होता है। श्वसनी पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन प्रमुख श्वसी पदार्थ है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, इसके बाद वसा का। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। सबसे पहले किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का। नोट में दिया गया है, श्वसन एक अपचायी क्रिया है, इससे शरीर के भार में भी कमी होती है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला एब्लिगोटा भाग से किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, मेडुला एब्लिगोटा से हमारा जो श्वसन होता है उसको नियंत्रित किया जाता है। मेडुला एब्लिगोटा। आगे जो अपना एक्सरसाइज है वो है पोषक पदार्थ। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये काफी लंबा है, ठीक है ना।